नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गौरव ज्ञान धारा चैनल के अंदर मेरे सभी दर्शकों, अध्यापक राम निवास जी और वीडियो क्रेडिट मुन्ना लाल जी बिश्नोई का भी स्वागत है। आज हम इनकी राम निवास जी और मुन्ना लाल जी और काफ़ी स्टूडेंट्स के भी फोन आ रहे थे कि सर रीट की रणनीति के बारे में चर्चा करें, तो राम निवास जी सर चाहते हैं तो फिर आज शुरू करते हैं इसी के बारे में। तो आपने सबसे पहले रीट 2016 में 125 नंबर और रीट 2018 में 80% मार्क्स लाए, तो इसके पीछे आपकी क्या रणनीति, क्या मेहनत? सर रीट 2016 में 125 नंबर बिल्कुल, और रीट में 2018 में जो है 80%। इसके लिए कोई स्पेशल मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं 125 नंबर लाऊं या मैं टॉपर्स की श्रेणी में आऊं, या मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि मुझे किसी भी हालत में ये नौकरी लेनी है, क्योंकि मैं ठहरा हिंदी मीडियम से और आजकल अपन देखते ही हैं कि अंग्रेजी माध्यम का ज़माना है, तो अपना भविष्य क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाँ जी जान से मेहनत जरूर की थी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा भी है कि सरकारी नौकरी जो है वो स्वर्ग के समान है, और स्वर्ग अपने बिना मरे मिलता नहीं है, तो स्वर्ग पाने के लिए मरना जरूरी है। इसलिए जी जान से मेहनत तो की थी। हाँ, रणनीति इसके पीछे बहुत थी, बहुत सारे लोगों का सहयोग भी था, तो काफ़ी जो मेहनत करने के बाद में जो नतीजा निकल के आया, मुझे आशा नहीं थी कि मैं टॉपर्स की श्रेणी में आऊँ या 125 नंबर लाऊँ, लेकिन जो मेहनत जिस तरीके से की थी उसका फल निकल के सामने आया था। तभी 2016 में आपने रीट को टॉप किया। हाँ, टॉप आप कह सकते हैं 125, और कुछ स्टूडेंट है जो 125 से ज़्यादा भी नंबर वाले होंगे, लेकिन रीट 2016 का पेपर अपन देखा जाए 2018 के मुकाबले तो काफ़ी टफ था, और उसमें एसएस का पार्ट जो है काफ़ी टफ था, साइकोलॉजी भी अच्छे लेवल की थी, तो हाँ टॉपर्स की श्रेणी में आप कह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप एसएस से थे, तो एसएस इतना बड़ा सब्जेक्ट है, फिर भी आपकी मेहनत बहुत है, इसके पीछे कोई स्पेशल रणनीति? जी बिल्कुल, एसएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एसएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे अपन देखा जाए तो राजस्थान का जीके इंक्लूड हो जाता है, इतिहास भी आ जाता है, भूगोल आ जाता है, राजनीति विज्ञान आ जाता है, तो बहुत सारे विषय हैं। जीव वापस शिक्षण विधियाँ हैं, अभी नए सिलेबस में संशोधन करके बैंकिंग और बीमा को भी जोड़ दिया है, तो बहुत सारा, और उसमें टॉपिक भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। उन सब टॉपिक्स को एक विशेष रणनीति के तहत पढ़ना पड़ता है कि किस टॉपिक पर कितना वेटेज दिया जाए, कौन से सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, किसके उदाहरण, किसके अपने अगर कहा जाए कि जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, तो कितना पार्ट कौन सा आएगा, तो वो है ही, लेकिन उसके साथ में अपन को पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। कई टॉपिक्स जो होते हैं वो ट्रिक के माध्यम से ईजी हो जाते हैं, तो किस में ट्रिक्स लागू होगी, किस में अपन को थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, वो सब एक रणनीति तो बनानी पड़ती है, बिल्कुल बिना रणनीति के कुछ भी संभव है नहीं। इसका मतलब आपने ट्रिक्स के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया? जी, ट्रिक्स के माध्यम से किया है। जब मैं रीट की तैयारी स्टार्ट की थी तब मुझे भी जो है सामाजिक थोड़ी भारी लगती थी, और उसमें इतना हो नहीं पाता था सारा कवर, तो धीरे धीरे फिर ट्रिक्स बनानी शुरू की, और ट्रिक्स बनाते 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 फिर इतनी बन गई कि आज की तारीख में 1000 के लगभग ट्रिक्स जो है मेरी खुद की बनाई हुई है, और उसी ट्रिक्स के कारण कह सकते हो आप, नॉलेज के कारण कह सकते हो, या ट्रिक्स के कारण कह सकते हो, कई कोचिंगों में पढ़ाया भी है मैंने, रीट के बैच पढ़ाए, कांस्टेबल के पढ़ाए, तो वो स्टूडेंट्स चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक्स जो होती है वो टॉपिक को बिल्कुल ईजी कर देती है, तो वो चाहते हैं कि ट्रिक्स से पढ़ा जाए। काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं कि क्या सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए या सिलेबस के बाहर भी पढ़ सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। सिलेबस सर ऐसा है कि कोई भी भर्ती हो, चाहे रीट ही नहीं, कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, आरएस, कोई भी है, तो सबका एक अलग सिलेबस होता है। उस सिलेबस को लेकर चलना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे सिलेबस के बाहर पढ़ना तो बेहतर ऑप्शन है ही, लेकिन बेहतर कब है? जब हमारे पास में समय पर्याप्त है, हमारे पास में लिमिटेड समय। सबसे पहले तो हमें सिलेबस ही कवर करना चाहिए। सिलेबस की एक प्रिंट आउट ले लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है। उस हिसाब से उसको पहले कवर करें, उसको 2-3 बार रिवीजन करें। जब आपको लगता है कि हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है और इस सिलेबस के एक एक टॉपिक पर हमारी कमांड अच्छे से हो गई है, उसके बाद आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स को बार भी पढ़ सकते हैं, फिर उसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा।
लेकिन सिलेबस को लेकर चलना बहुत जरूरी है। कई बार सिलेबस से बाहर सवाल आए भी हैं, आरटीएससी के एग्जाम में आए हैं, आरबीएससी के एग्जाम में आए हैं। तो सिलेबस से बाहर सवाल आती है, क्या होता है कि रेट लग जाती है उस पर। रेट लगने के बाद में वो थोड़े कोर्ट के चक्कर काटने के बाद में जो है वो अपने क्वेश्चन जो है डिलीट भी हो जाते हैं। तो डिलीट हो जाता है तो सिलेबस के बाहर वाला वैसे ही निकल जाता है। और सिलेबस के अंदर से आया और अपन ने सिलेबस के बाहर पढ़ने के लिए सिलेबस के अंदर का ही छोड़ दिया मैटर, तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। इसका मतलब है सिलेबस को 2-3 बार ही पढ़ सकते हैं, बहुत बार पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। हाँ, सिलेबस ऐसा है कि एक बार तो अपन पढ़ेंगे, जैसे कोई फ्रेशर्स तैयारी कर रहा है तो एक बार जैसे वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसे सही से समझ में भी नहीं आएगा कि ये सिलेबस मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें ये मुझे याद नहीं हो रहा है या मैं इसमें सही से कमांड नहीं कर पा रहा हूँ, वो समस्या आती है। एक बार तो अपन को ऐसे रीडिंग करनी पड़ती है। एक बार रीडिंग कर ली, उसके बाद में अपन दूसरी बार पढ़ेंगे तब अपने दिमाग में वो चीज़ें क्लियर होने लगेगी कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था पहले, उसमें ये मुझे याद नहीं हो। दूसरी से तीसरी बार जब पढ़ने जाते हैं रिवीजन के टाइम, तो तीसरी बार में अपन को वो अच्छे से याद होने लग जाती है। 4-5 पढ़ने के बाद 4-5 बार अगर पढ़ लिया किसी ने तो संभवतया वो कोई भी एग्जाम है, अगर 4-5 बार किसी ने सिलेबस को कवर कर दिया, रिवीजन कर लिया है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको वो निकाल नहीं सके। साइकोलॉजी के लिए आपकी कोई विशेष रणनीति? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द जब स्टूडेंट सुनते हैं तो उनका सिर वैसे घूमने लग जाता है कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, और कई लोगों के समझ में आता भी नहीं है। तो साइकोलॉजी इतना भारी विषय है नहीं जितना वो लगता है। एक बार यदि साइकोलॉजी समझ में आ गई तो उससे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, फिर वो बहुत अच्छा लगने लगता है। यहाँ पे कई कोचिंग में मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए स्पेशली बुलाया जाता था, तो साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा जोर देने की दिमाग पे जरूरत नहीं है। इसको ट्रिकी तरीके से पढ़ें कि जैसे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी। एक तो साइकोलॉजी में पूछी जाती है परिभाषाएं। परिभाषाएं ऐसी होती है कि मनोवैज्ञानिक अलग अलग होते हैं, लेकिन दिखने में परिभाषाएं उनकी एक जैसी दिखती है, लेकिन उनमें अंतर होता है। उस अंतर को हमें पहचानना कैसे है कि 2-3 शब्द जो होते हैं परिभाषाओं के वो अलग होते हैं, उसमें से उनको हमें चुनना है। उनको चुन के अलग कर दिया और जिस मनोवैज्ञानिक ने वो परिभाषाएं दी उससे किसी तरीके से संबंध बिठा के तो बिठा के और उसको याद कर लेना। तो इससे क्या होती है, परिभाषाएं हमारे वहाँ पे एग्जाम हॉल में गलत नहीं हो पाती। नहीं तो एग्जाम हॉल में होता ही है कि जैसे ही 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो वो चारों के चारों सही लगने लगते हैं और वहाँ भी गलती हो जाती है। तो परिभाषाओं इतनी लंबी याद परिभाषाओं को करने की जरूरत नहीं है। परिभाषाओं को 2-3 शब्द अलग अलग छांट के इसमें से निकाल दें। की हुई भी है परिभाषाएं अलग, अगर विद्यार्थी और दर्शक चाहेंगे बाद में तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिसमें स्पेशली परिभाषाओं को कैसे याद किया जाए और अलग अलग टॉपिक की परिभाषाएं जो होगी वो बता देंगे। और दूसरी चीज़ जो है इसमें साइकोलॉजी में ध्यान रखने लायक, वो उदाहरण ज़्यादा पड़े थे। जैसे अधिगम है, बाल विकास है, तो उसमें अपने जैसे मूर्त क्रियात्मक वो आता है, मूर्त है, अमूर्त है, चिंतन है, सारे। तो इनमें जो है उदाहरण, और उदाहरण भी कैसे कि उदाहरण अपने आसपास के परिवेश से हम उनके उदाहरण लें। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा गाड़ी चलाता है, तो बच्चा क्या गाड़ी नहीं भी चलाएगा तो वो उंगली का काम ले लेगा, उसके लिए वो सुपर हीरो है भाई, उंगली को चलाएगा, अपनी जंप लगाएगा, तो उसका मूर्त चिंतन है, वो उसमें पूरी तरीके से डूब जाता है। तो ऐसे उदाहरणों को हमें ध्यान में रखना है। ऐसे कैसे अधिगम के अंदर भी उदाहरण सारे लागू होंगे। उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाए तो साइकोलॉजी के जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो वो उदाहरण ही देते हैं, और हम अगर दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उदाहरण वो लिमिटेड पढ़ लेते हैं और बाकी कोशिश नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम बैकफुट पे आ जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम उदाहरण और परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ें, और बाकी जो है धीरे धीरे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। उदाहरण भी स्थानीय परिवेश के अच्छे रहते हैं। स्थानीय परिवेश के उदाहरण इसलिए अच्छे रहते हैं कि अपने आसपास की घटना अपन को जल्दी याद हो जाती है। जब हम उससे लिंक बिठाएंगे, जो हमने देखा है सभी के घर में बच्चे होते हैं, बाल मनोविज्ञान ही आती है उसमें, सभी के घर में बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, उन्हीं का अध्ययन तो है मनोविज्ञान के अंदर। मन का विज्ञान, मन अपने अंदर जो चल रहा है उसको समझना ही तो मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान है तो बच्चे के ऊपर आधारित है। हम बच्चे की क्रियाओं को ध्यान से देखेंगे तो आधी साइकोलॉजी तो हमारे लिए वैसे ही ईजी हो जाएगी। तो मतलब विद्यार्थी को एक परिभाषा याद करने में डिफिकल्ट होती है, हाँ, तो उनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? बिल्कुल, मैंने बताया आपको जैसे कि 2-3 शब्द है जो अलग अलग उनके निकाल कर, और स्पेशली मैं बाद में बता भी दूंगा इनको कि किस तरीके से उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूँगा। परिभाषाएं बिल्कुल ईजी हो जाएगी, फिर उनको लगेगा ही नहीं कि ये परिभाषाएं इतनी भारी थी जो हमें याद नहीं हो रही थी। और
विद्यार्थियों का काफ़ी समय भी बच जाएगा। तो मेन क्या है कि वो परिभाषाएं याद करने में उसमें ही समय गवा देते हैं, तो उसके लिए एक अलग से अपन बना कर डाल देंगे। आगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाहिए? सिलेबस को पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को पकड़ के चलना इसलिए जरूरी है कि सिलेबस से बाहर यदि हम पढ़ने जाते हैं तो कई बार जो जरूरी टॉपिक होते हैं वो छूट जाते हैं। बाहर जैसे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक आया तो उसको हम सिलेबस से बाहर पढ़ने चले जाते हैं। सिलेबस से बाहर तब पढ़ना चाहिए जब हमारा सिलेबस पर 2-3 बार रिवीजन हो चुका है। तो सिलेबस को पकड़ के चलना बहुत जरूरी है, चाहे रेट का एग्जाम है, कांस्टेबल का है, पटवारी का है, कोई भी एग्जाम है, तो सिलेबस को पकड़ के चलना जरूरी है। पहले एक बार सिलेबस पूरा कवर हो जाए, इसके लिए स्टूडेंट्स सिलेबस की प्रिंट निकाल कर अपने पास में रखें और उनके टॉपिक एक एक उन्हें ध्यान में होने चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज आ रहा है और उसी को पढ़ना है। तो उसके बाद में जब कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस, उसके बाद आपके पास में समय है तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं समय है तो सिलेबस को पूरा करके चलें। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता भी है तो कई बार रेट लगाकर उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। तो सिलेबस से बाहर आने पर चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि पढ़ना तो जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा ही है, ज्ञान तो आता है वैसे। तो सिलेबस में भी कई टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं और कई टॉपिक बोरिंग होते हैं। तो बोरिंग जब टॉपिक पढ़ते हैं तब नींद आने लग जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना? और इंटरेस्टिंग टॉपिक को बार बार पढ़ा जाता है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पढ़ाई तो चीज़ ही ऐसी है। हालांकि दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन बनी है, कई लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है तो वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उनको गोलियाँ लेनी पड़ती है और उसके बाद में नींद आती है। सबसे अच्छी जो नींद की दवाई है वो तो ये पढ़ाई है। कई स्टूडेंट्स तो इसके काफ़ी उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे वो किताब लेते हैं और बढ़िया एकदम मीठी नींद आ जाती है, ऐसी नींद आती है कि सीधा सुबह ही उठते हैं। तो ये तो नींद, पढ़ाई का नींद से बहुत गहरा संबंध है। अब इस नींद को अपने ऊपर हावी न होने दिया जाए, उसके लिए क्या किया जाए कि अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे इतिहास में कई लोगों को बहुत रुचि होती है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक उस समय लिया जाए कि जिस समय हमारा नींद आने का पीक टाइम होता है। पीक टाइम जैसे होता है कि ये लगभग रात को जैसे पढ़ाई करते हैं तो खाना खाने के बाद 10 बजे से और 11:30-12 बजे तक जो है नींद आने का पीक टाइम होता है। उस समय में हम ऐसे टॉपिक लें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, जिसमें हमें अच्छा लगता है, तो वो जब हमारा इंटरेस्ट उसके प्रति होगा तो नींद बिल्कुल ही हमारे आसपास नहीं आएगी। और हम बोरिंग टॉपिक, बोरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं, उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सिलेबस में है, तो नींद हावी होगी ही होगी। या फिर नींद को उड़ाने के लिए हम जो है डिस्कशन कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सवाल उस समय देख सकते हैं, मॉडल पेपर मिला सकते हैं उस समय, तो नींद काफ़ी हद तक हमारे पास में नहीं आएगी। एक और सवाल है, क्या एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बेहतर ऑप्शन है? हाँ, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल है और कई बार मेरे पास फोन आता है स्टूडेंट्स का और जो इसकी तैयारी कर रहे थे वो अक्सर पूछते हैं कि सर 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी जाए या 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ी जाए या 6ठी से 10वीं तक पढ़ी जाए, क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना जरूरी है या एनसीईआरटी बुक्स पढ़े बिना क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? तो उसके लिए मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना बुरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक्स तो हमेशा ही ज्ञान का अथाह भंडार होता है। तो एनसीईआरटी बुक्स को कब पढ़ा जाए उसके लिए सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि एनसीईआरटी बुक्स जो है वो उस समय पढ़ी जाए जब हमारे पास में समय की पर्याप्तता है, उपलब्धता है, बहुत सारा समय है हमारे पास, तब एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा जाए। हमारे पास में 1 साल है अभी और कोई वैकेंसी नहीं है जैसे, तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से आपकी उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर पकड़ हो जाएगी। लेकिन अब जैसे 4 महीने ही है लगभग और अब हम एनसीईआरटी बुक्स को लेकर बैठे हैं क्योंकि लोग कहते हैं सब कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, बस हो जाएगा वैसे, तो अब एनसीईआरटी बुक्स को लेकर बैठेंगे तो हम एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं कर पाएंगे। हिंदी, साइकोलॉजी, अपने दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश और फिर सामाजिक का था भंडार, तो उसको कब कवर करेंगे? तो इसके लिए क्या है, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से पहले एक तो हमारा बेस क्लियर होना जरूरी होता है। बेस क्लियर होगा, कंसेप्ट समझ में आएंगे धीरे धीरे, अच्छा विकल्प है, लेकिन इसके लिए समय पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। अगर समय पर्याप्त नहीं है तो आपको उस समय बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को एक बार विराम देना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक को विराम दे तो किस, मतलब गाइड से पढ़े या कोई अलग नोट्स के अनुसार? देखो, लोगों के दिमाग में 3 चीजें आती हैं। एक तो आपने बताई जैसे एनसीईआरटी बुक्स, दूसरी चीज आ जाती है गाइड और तीसरी चीज आ जाती है ऑथेंटिक बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स और ऑथेंटिक बुक्स का मैंने जो आपको बताया वही प्रोसेस है कि
इसके लिए आपके पास में समय पर्याप्त होना जरूरी है। अब जैसे विश्व इतिहास की तैयारी करते हैं और लोग सजेशन देते हैं कि जैन और माथुर पढ़नी चाहिए, तो जैन और माथुर की बुक अगर पढ़ने हम जाएंगे, ऑथेंटिक बुक बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास में कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए जब हम उसको अच्छे से कवर कर पाते हैं, और इतना समय अभी एग्जाम के लिए है नहीं। तो अभी बेहतर विकल्प मेरे हिसाब से गाइड रहेगा, क्योंकि गाइड भी अगर कोई व्यवस्थित तरीके से पढ़ता है उसको, गाइड को भी, तो ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन गाइड से नहीं होता है, सिलेक्शन गाइड से ही होता है, और विद्वान बना जाता है एनसीईआरटी बुक्स या फिर ऑथेंटिक बुक से। और अभी हमारी डिमांड क्या है, हमें अभी किसकी जरूरत है, सिलेक्शन की। अभी हमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, तो विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, तो अब आप दर्शक और बाकी सारे लोग खुद भी समझदार है कि हमें अभी करना क्या चाहिए। गाइड पढ़ना बेहतर विकल्प है अभी, क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, गाइडों के चक्कर में रहते हैं कि आज ये गाइड बाजार में आई, वो भी खरीद ली, किसी के नोट्स मिले तो वो नोट्स खरीद लिए, और कोई नोट्स दूसरे दिन मिल गए वो भी ले आए, फिर कोई गाइड और मिली तो गाइड ले आए, तो इसका आधार पर कैसे पढ़े। यही तो भटकाव है भाई। विद्यार्थी इस समय भटकते क्यों है, उन्हें क्यों रणनीति की जरूरत पड़ रही है, वो इसका कारण यही है कि मार्केट में जाएंगे आप और स्टेशनरी की दुकान पर चले गए, बुक सेलर के पास चले गए, तो वहां पर सैकड़ों तरह की गाइड दिखेगी, आज ये पब्लिशर, आज वो पब्लिशर, सारे, और सबके कवर पेज ऐसे आते हैं कि अपन को उसे छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, 1% भी अपन नहीं चाहते कि ये अपन छोड़ दें, इसको तो लेना ही पड़ेगा। और उस चक्कर में क्या, हम जो पहले जिस गाइड को पढ़ रहे थे उस गाइड से हम किनारा कर लेते हैं और दूसरी गाइड, फिर वापस तीसरी, फिर किसी के नोट्स आ गए वो पढ़ लिए, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरा मिक्सर हो जाता है, कॉकटेल हो गया वो पूरा ही। लेकिन अपने को जिस चीज पर कमांड करनी थी वो तो रहेगी, क्योंकि हर टॉपिक में हर गाइड के अंदर हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी जो है भिन्नता आएगी, और वो भिन्नता हमें कंफ्यूज कर देती है, और उसी के सॉल्यूशन में हम लगे रहते हैं। किसी को पूछते हैं इसका इसमें ये दे रखा था, इसका इसमें ये दे रखा था, कौन सा सही है, उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मेरा कहना स्टूडेंट को यही है, और मूल मंत्र तो यही है कि 10 गाइड पढ़ने से बेहतर है कि एक गाइड को 10 बार पढ़ा जाए। और मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर ऐसा कर लिया कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया और जिससे संबंधित है वो सिलेबस को लेकर चले और 10 बार उसको कवर कर लिया, तो कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्यादा गाइड या ज्यादा मैटर के चक्कर में न रहकर एक ही चीज का दोहरान करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। बनाकर पढ़ना चाहिए या बिना नोट्स के भी पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत अच्छा विकल्प है पढ़ाई के लिए। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाने से पढ़ाई काफ़ी इजी हो जाती है, और हमें जो चीज़ मेन पढ़नी है, मुख्य रूप से पढ़नी है, वो एक जगह पर हमें मिल जाती है सामग्री। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में समय कितना है। यदि आप अब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम नोट्स बनाने में आपके चले जाएंगे 3 से 4 महीने, तब जाकर वो सारे सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे। और अब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो फिर उनको पढ़ेंगे कब, तो वो डिपेंड करता है समय पर कि नोट्स कब बनाना शुरू की जाए। इसके लिए पहले से तैयारी चाहिए, और नोट्स बने हुए हैं और अब हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने नोट्स नहीं बनाया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम कैसे पढ़ें। तो मैं ये बता दूं कि मैंने आज दिन तक नोट्स बनाए नहीं, मेरे पढ़ने के लिए कभी भी नोट्स बनाए नहीं। हाँ, कोचिंग में मैं पढ़ाने जाता था, उसके लिए मैंने जरूर नोट्स बनाए थे। तो मैं ये समझता था कि मैं नोट्स बनाने में जो समय लगाऊंगा उससे अच्छा मैं उसी बुक को जो है 3 से 4 बार मैं पढ़ सकता हूँ उस समय में। तो मैंने नोट्स बनाए नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाए बिना सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन नोट्स बनाना एक अच्छा विकल्प रहता है जब हमारे पास में समय पर्याप्त है। तो आपने नोट्स नहीं बनाए पढ़ने के लिए, तो आपने कौन सी बुक से तैयारी की, कोई गाइड थी इसमें सर? बुक्स ऐसा है कि मेरे पास में समय पर्याप्त था। मैंने कभी भी ये ध्यान में रख के तैयारी नहीं की कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी या कब नहीं आएगी। एग्ज़ाम की डेट आसपास थी नहीं, और तैयारी इस हिसाब से करते थे जैसे कि कल एग्ज़ाम है, इस तरीके से तैयारी करते थे। तो उसमें ये है कि बुक्स बहुत सारी पढ़ी मैंने, ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ी, और कुछ जो है गाइड अच्छी लगती थी वो भी पढ़ी, अलग अलग तरह के जितने पढ़ सकता था उतनी सब पढ़ी। लेकिन अगर अभी इस समय हमको 4 महीने में सिलेक्शन चाहिए तो हमें किसी न किसी एक गाइड को पकड़ना पड़ेगा, और उस गाइड को पढ़ना बेहतर रहता है जो उस एग्ज़ाम के ऊपर अच्छी पकड़ रखती है। जैसे बैंकिंग की एग्ज़ाम है तो उनके लिए अलग गाइड्स आती है, वो अच्छी पकड़ रखती है।
रीड का एग्जाम है तो उसके लिए अलग आएगी, फर्स्ट ग्रेड का है तो उसमें अलग पकड़ रखी है। तो रीड के लिए हालांकि किसी का प्रचार करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, या किसी को खराब बताने का भी उद्देश्य नहीं है, या किसी को अच्छा बताने का, लेकिन मैंने जो पढ़ी वो थी सिखवाल पब्लिकेशन। सिखवाल पब्लिकेशन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मुझे लगता भी है काफ़ी हद तक कि काफ़ी हद तक रीड के ऊपर जो सिलेबस और जिस तरह के सवाल बनते हैं उन पर पकड़ बनाती है, तो सिखवाल पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन और भी अवेलेबल है और वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली अगर कोई माने या मुझसे पर्सनली पूछते कि आपने क्या पढ़ा था, तो मैंने सिखवाल पब्लिकेशन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो सामाजिक की स्पेशल एक इसके रीड का वॉल्यूम आता है, उसको मैंने 4 से 5 बार पढ़ा और एग्जाम पे मैं देखता भी हूँ कि इसमें से सवाल काफ़ी हद तक आए और काफ़ी सटीक सवाल बैठे हैं उसमें। बाकी अलग अलग जैसे होते हैं, आप हिंदी की तैयारी करना चाहें तो हिंदी के लिए 9 से 12 नवीन व्याकरण आती है, उसके अंदर कंसेप्ट आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहीं कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। और उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए आप राघव प्रकाशन पढ़ सकते हैं, इंदिरा अशोक पढ़ सकते हैं, तो उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक उदाहरण मिल जाएंगे। बाकी सेकेंड लैंग्वेज आपकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ें। फोरम पढ़ते समय कई विद्यार्थियों की ये समस्या आती है सबसे बड़ी कि लैंग्वेज में इंग्लिश ले या हिंदी, तो इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा या संस्कृत? हाँ, ये काफ़ी क्वेरी मेरे पास भी आई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल ये मेरे पास भी आए थे कि सर लैंग्वेज कौन सी चुनी जाए। तो लैंग्वेज अपन देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज या दोनों में से कोई एक लैंग्वेज हम ज़्यादातर हिंदी को चुनते हैं, अधिकांश चुनते हैं हिंदी को। तो इसमें यदि आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है, यदि आपको इंग्लिश का ग्रामेटिकल नॉलेज है, तब तो आप इंग्लिश को ले सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। और काफ़ी देखने को ये मिला है कि जैसे 10वीं के बाद में, 12वीं तक वैसे तो चलती है इंग्लिश, तो 12th के बाद में इंग्लिश पढ़ने में कब आती है, या 10th तक ही हमने संस्कृत पढ़ी है तो अब उसको वापस नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सेकेंड लैंग्वेज में काफ़ी लोगों को समस्याएं आती है। तो इसमें करना ये है कि अगर आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी नहीं है तो आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि संस्कृत के काफ़ी जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी उसके अंदर जो सिलेबस उसका जो है हिंदी से मेल खाता है। 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ तो वो हिंदी और संस्कृत की लगभग समान है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमें काफ़ी हमारा जो है समय बच जाएगा उसमें। और ग्रामर के भी काफ़ी जो है व्याकरण के हिंदी और संस्कृत के जो मिलान करते हैं, मिलान मेल खाते हैं टॉपिक्स, तो उसमें भी हमें क्या है कि काफ़ी सहायता मिल जाएगी। अपने पद्यांश या गद्यांश आ जाते हैं, पैराग्राफ आ जाते हैं, तो उसमें से सवाल के उत्तर निकालने भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। और संस्कृत को पढ़ना मेरे हिसाब से, संस्कृत को लेना यदि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो संस्कृत को लेना बेहतर विकल्प रहेगा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। कई विद्यार्थियों के सुबह पढ़ने में इंटरेस्ट है, कई को शाम को पढ़ने में, तो इसमें सुबह पढ़ने में या शाम को पढ़ने में कौन सा विकल्प बेहतर है? हाँ देखो, पढ़ाई जैसे मेरे माता जी है वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मुझे सुबह जल्दी नींद आती है। तो कई लोगों के अलग अलग होते हैं, कई जो होते हैं रात को लेट तक पढ़ना अच्छा उन्हें लगता है, कई जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसमें ये प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता उसके ऊपर निर्भर करती है। तो कई लोगों को सुबह नींद नहीं आती है, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है। तो मैं रातों को जागने वाला था, मैं रातों को लेट तक, रात को मुझे पढ़ाई कि कोई भी किताब दे दो या कोई भी पढ़ाई करवा लो, रात को 2-3 बजे तक जो है मैं कर लूँगा। तो रात को माहौल शांत भी होता है, हालांकि सुबह जल्दी उठ के करें तो भी माहौल शांत होता है, लेकिन ये अपनी जो अपनी कैपेसिटी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं रात को पढ़ता था, रात को जिस समय मैं रीट की तैयारी कर रहा था मुझे याद नहीं कि मैं रात को 3 बजे से पहले कभी सोया। उसके पीछे तो एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है कि हम क्या करते थे कि एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें डिस्कशन करते थे। तो व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते हैं, तो रात को जैसे 12-1 बजे तक तो एग्जाम के टाइम में सब पढ़ते हैं लगभग स्टूडेंट, लेकिन 1 बजे बाद में फिर डिस्कशन करते तो मैं सवाल डालता था अंदर, कि सवाल डाल के फिर चेक करता था कि अभी कौन कौन जग रहे हैं। उसमें इंफॉर्मेशन में जाके चेक करते कि कौन कौन जग रहे हैं। अच्छा, अभी तो 20 जने जग रहे हैं, यानी कि अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये 20 जने और आएंगे सीट लेंगे तो अपना नहीं हो सकता। तो फिर आधे घंटे बाद वापस एक सवाल डालता था कि फिर देखता फिर कितने जने जग रहे हैं, अच्छा 7 जने अभी और जग रहे हैं। तो यानी कि
अभी तो अपन नहीं सो सकते, अभी अपना सोना सेफ नहीं है अपने नौकरी के लिए। फिर आधे घंटे बाद एक सवाल आता, फिर 3 जने दसते, फिर लास्ट में जब सवाल डालता 2:30-3 बजे के करीब, तो अब देखता कि अब एक भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला अब नहीं जग रहा है, सब सो गए। तो सबको सुनाने के बाद में मैं फिर सो जाता था। तो उसमें ये हालांकि ये करना नहीं चाहिए वैसे ऐसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूसरे जो प्रतियोगी सुबह उठकर देखते अरे ये तो 3 बजे तक और जग रहे थे, तो वो अतृप्त हो जाते हैं। तो ये तो उस समय की स्ट्रेटेजी लोग कई काम में लेते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आप जगने का कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं। और जब भी करें सुबह या शाम को आपको जो सूटेबल टाइम लगता है उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए। कभी कभार तो दिन में पढ़ते पढ़ते भी नींद आ जाती है, तो जब नींद आए तब क्या करना? तो नींद का और पढ़ाई का तो गहरा संबंध है ही। नींद आती है, जैसे नींद ऊपर गिरने लग गई आपके कि अब नींद हावी हो रही है, तब करना ये चाहिए, बेहतर विकल्प ये रहता है कि एक 15 मिनट की शॉर्ट अलार्म लगाकर आपको वो झपकी ले लेनी चाहिए। उसे बोलते हैं एनर्जेटिक नैप। और जब वो एनर्जेटिक नैप आप पूरी कर लेते हैं तो पढ़ने की अपनी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग जो थका हुआ उसको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। मशीनरी काम कर रही है अभी, वो मशीन अब थोड़ा सा रेस्ट मांगती है, इंजन गर्म हो गया, तो उस इंजन गर्म जो हुआ है उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा समय दें, फिर वो वापस आपका पिकअप अच्छे से पकड़ेगा। तो एक 15-15 मिनट के बीच में अगर झपकी ले ली जाए शॉर्ट नैप, तो फिर वो बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। एक विद्यार्थी की तरफ से सवाल है जी कि यदि रीट की डेट आगे खिसकती है तो पढ़ाई में ढील दे सकते हैं या वही तैयारी जारी रखें? ये सवाल हर भर्ती पर लगभग लागू होता है। लोग ये समझ के ही तैयारी करते हैं कि इसकी डेट आगे कब खिसकेगी, इसकी डेट आगे कब खिसकेगी, ये चलन भी हो गया है। तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेट को ध्यान में रख के तैयारी करनी नहीं चाहिए, या इस आशा से तो कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि ये डेट आगे खिसकेगी और हम वो सिलेबस उस समय में कवर करेंगे या वो टॉपिक उस समय में कवर करेंगे। ऐसे कई व्यक्ति जो है धोखा खा चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि डेट को ध्यान में रख के तैयारी नहीं करनी है, हमें उसी डेट के रूप में तैयारी करनी है जो निर्धारित की गई है। आगे खिसकती है तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। सब सीधी सी बात है, हम 2 बार रिविजन करते हैं तो 4 बार कर सकेंगे, 5 बार कर सकेंगे। दूसरी बात कि कई लोग क्या करते हैं कि बाय द वे डेट आगे खिसक जाती है तो अपनी तैयारी को धीमा कर देते हैं कि अभी क्या, आप तो आगे खिसकी है, अभी तो बहुत समय और मिलेगा। लेकिन वहां पर खरगोश और कछुए वाली कहानी सिद्ध हो जाती है। फिर बाद में जो कछुए होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और आजकल तो कछुए भी बहुत चालाक है, खरगोश को थपेड़ के आगे निकल जाए, ऐसे कछुए हैं सारे। तो वहाँ पे ये सिद्ध हो जाती है। हमें वहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि डेट की जैसे निर्धारित डेट आगे खिसक गई है तो निर्धारित डेट आगे खिसकी है तो हमें करना ये चाहिए कि 2 घंटे तैयारी के और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि डेट आगे खिसकती है तो कंपटीशन बढ़ता है। 2 घंटे तैयारी के और बढ़ा दें और अपनी सीट 100% ही आप सुनिश्चित कर लेंगे। या फिर जो तैयारी आपकी चल रही है इस समय उसको भी अगर जारी रखेंगे तो भी आपके नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप उसमें कम कर देंगे, अगर कमी कर देंगे डेट आगे खिसकने पर तो आपके नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डेट आगे खिसकती तो पढ़ाई को कम नहीं करना है बल्कि बढ़ाना है। तो ये अब जो डेट जारी हुई डेट की 25 अप्रैल, इसके बारे में क्या कहना है? आगे खिसकेगी या तय समय पर ही एग्जाम? इसके बारे में तो कहना अभी कोई ठीक भी नहीं रहेगा। हालांकि लग रहा यही है कि यही तय समय पर एग्जाम करवाएगी सरकार, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी हैं, तो उन्होंने पहले एग्जाम में भी जो कमिटमेंट की थी वो किए थे। हालांकि कोई चीज़ होती है, अगर कोई आ जाती है बीच में, कोई रोड़ा आ जाता है तो आगे खिसक सकती है, उसके बारे में कोई कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि 25 अप्रैल को एग्जाम होना चाहिए। अब कई विद्यार्थियों के वो समझ आती है कि 2 भर्ती एक साथ आ गए तो किसकी तैयारी करें, किसको छोड़ें? जिस प्रकार अभी है ये रीट के साथ साथ एसआई की भर्ती भी आ गई, तो आप रीट की तैयारी करें या एसआई की, इसके बारे में? 2 भर्तियाँ राजस्थान की जैसे आती है 2 भर्तियाँ, तो उसमें क्या होता है कि सिलेबस के टॉपिक होते हैं जो मेल खाते हैं, कई टॉपिक तो मेल खाते हैं। तब तो हम उसमें से जिसकी अच्छी तैयारी है और रिवीजन का दौर चल रहा है उनके, तो वो तो एक्स्ट्रा टॉपिक दूसरी भर्ती के भी उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम एक भर्ती को पकड़ कर चलें। यदि हम एक भर्ती को पकड़ के चलते तो 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हम उस पर मेहनत करेंगे तो हमारी वो सीट निश्चित हो जाएगी। और हम 3 महीने करते हैं पटवारी की, 3 महीने करेंगे हम एसआई की, 3 महीने करेंगे हम रीट की, फिर 3 महीने कांस्टेबल की, फिर जेल प्रहरी, तो वो सारा का सारा वो
वो जो मिश्रण होगा इतनी, भाई 2 नाव की सवारी करने वाला कोई डूब जाता है तो इतनी 4-5 नावों की करने वाले के तो बचने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो हमेशा किसी एक भर्ती को पकड़कर अगर हम चलेंगे तो दूसरी भर्तियां उसके साथ में क्लियर हो जाएगी, वो देखने का काम नहीं है अपने, दूसरी भर्तियां साथ में हो जाएगी क्लियर, लेकिन अपन को पकड़ के किसी एक भर्ती को ही चलना पड़ेगा, तो वो हमें निराश नहीं करेगी कभी भी, उसमें हमें 100% सफलता मिलेगी। यदि लैंग्वेज के रूप में सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत ली जाए तो संस्कृत को किस प्रकार की? संस्कृत काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है, ये सवाल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टूडेंट में इसके बारे में जानना भी चाहेंगे कि संस्कृत क्या होता है कि 10वीं के बाद में हमारे पढ़ने में आती नहीं, ऐसा विषय है वहाँ पर छूट जाती है, हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं कोई ना कोई, तो संस्कृत पढ़ने में आती नहीं और अब जाकर संस्कृत पढ़नी पड़ती है तो वो भारी पड़ती है एक तरह से, तो भारी पड़ती है। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि मैंने जो किया था वो मैं बताता हूँ कि कोई भी आप अच्छी बुक्स भी ले सकते हैं, आप साफल्य ले सकते हैं, अवधि ले सकते हैं, आप दक्ष ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, तो उसमें से कोई भी एक बुक को आप पकड़ें और उसके बाद में यदि आपका उसमें कम इंटरेस्ट है और आप याद नहीं कर पाते, मैंने ये किया था कि मेरे पास में जब मैंने लैंग्वेज चूज़ की और उसके बाद में मेरे पास 4 महीने थे, तो 4 महीने मुझे संस्कृत कवर करने के, लेकिन मैंने किया ये कि मैं फिक्स 1 घंटा संस्कृत को देता था, रात को 8 बजे से 9 बजे तक फिक्स 1 घंटा संस्कृत को देता था और उस 1 घंटे 8 बजे में देख कर लेता था, घड़ी देख कर किताब हाथ में लेता और 9 बजते ही रख देता था, क्योंकि उसको मैं हावी नहीं होने देता था, लोड के रूप में नहीं ले सकते हम वहाँ पर। तो उस 1 घंटे में अब उसमें देखते थे कि सवाल किस तरीके से आते हैं, मॉडल पेपर में देख लिए, पुराने पेपर्स में देखे कि सवाल किस तरीके से आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर सवाल जो होते हैं आपके लकार और विभक्तियों पर आधारित होते हैं, लगभग 10-12 सवाल आपको उनके इर्द गिर्द मिलेंगे, जो अलग अलग जैसे पद्यांश में से भी आएगा, गद्यांश में से आ जाता है, तो उसमें भी अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन वो उनके इर्द गिर्द होंगे। तो इस 1 घंटे को भी जैसे अब आप काम में लेते हैं तो उसमें आपको देखना है कि सवाल कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक तो ये लकार और एक विभक्तियाँ, इकारांत, उकारांत, आकारांत, सारी अलग अलग आपको उसमें से काफ़ी मेल खाएगी उसमें, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रटन विद्या काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपने श्लोक होते हैं उनको रटना ही पड़ता है, समझना तो बाद की बात है लेकिन पहले तो रटना पड़ेगा एक बार, तो आपको पट्टी पटत पटती पटसी पटत पटत पटामी पटावा पटावा, तो इस तरीके से क्या है कि आपको उसको गहरता के साथ में रखना पड़ेगा, या जैसे भी आप उसको कर सकते हैं, ये सारी इस पर कमांड हो जाएगी आपके 1 महीना 1.5 महीना भी आप 1-1 घंटा भी देते हैं तो कमांड हो जाएगी। उसके बाद में आप मॉडल पेपर देखें वापस कि इस तरीके के सवाल बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, बैठेंगे 100% बैठेंगे, तब जाके धीरे धीरे आपकी संस्कृत कवर हो जाएगी और 24-25 नंबर आप 30 में से आराम से ला सकते हैं संस्कृत के अंदर, बिल्कुल। एक सवाल आपसे, आपने रीट में 3 जगह सिलेक्शन पाया है, नेट भी किए और 2 बार RS मेंस भी दिया है, तो इसके लिए आपने अलग अलग मेहनत की या एक ही मेहनत में? मैंने अभी कुछ समय पहले बताया भी था कि अलग अलग भर्तियों के पचड़े में अपन को नहीं पढ़ना चाहिए, एक भर्ती की तैयारी इतनी शिद्दत से की जाए कि बाकी भर्तियाँ उसके पीछे खींची चली जाए। तो रीट की मेरे दिमाग में एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख दिखती है ना उस तरीके से सिर्फ एक लक्ष्य कि मुझे रीट निकालनी है। अब उस रीट के अंदर मैं इतना डूब गया कि सारे सब्जेक्ट कैसे कवर होते चले गए पता नहीं चला। तो उस रीट की मैंने आज दिन तक RS की तैयारी नहीं की, उस रीट की तैयारी में मैं 2 बार RS मेंस एग्जाम देकर आया, हालांकि फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया और फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं RS मेंस करी तो 6 महीने 1 साल में इधर कहीं जाऊँ और शिक्षा विभाग में ही कुछ आगे अच्छा करूँ। तो RS मेंस 2 बार देकर आया, नेट भी क्लियर हो गई, CTET भी क्लियर हो गई सारी, और रीट के अंदर हिंदी से 2 पोस्टिंग मुझे मिली। सबसे पहले गुनावाला के अंदर बाटा गाँव में बाढ़ में जब सिर्फ 100 सीट थी हिंदी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें भी चयन हुआ था। तो सबसे पहले उसमें मैंने ज्वाइन नहीं की, उसमें लिस्ट ली थी। उसके 1 महीने बाद ये वाली 18 वाली क्लियर होगी, उसमें मैंने ज्वाइन की। तो ये दूसरी, उसके 1 महीने बाद वापस SS के लिए जो वेटिंग जारी हुई थी तो उसमें मेरा नंबर आ गया था, फिर वैसे उसमें भी चयन हुआ। लेकिन अभी ये खाली वाली भर्ती ही रखी हुई है जिससे है उसमें संतुष्ट है। तो एक भर्ती की तैयारी अपन इतनी शिद्दत से करते हैं, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाता है। अपना नॉलेज जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा तो दूसरी भर्तियाँ में आप धीरे धीरे उसमें आ जाती है। सबसे पहले हमें एक मुकाम चाहिए, एक मुकाम हासिल करने के बाद में हम जंप लगाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को हासिल करना बहुत जरूरी है, उसके बाद में हम जंप लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन में 45% वाले या उससे एवरेज वाले स्टूडेंट भी रीट निकाल सकते हैं? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, परसेंटेज
मायने रखते हैं, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। जब 30% वेटेज की ढूंढ रहे थे तब तो काफ़ी मायने रखते थे, हालांकि अब तो 10% ही ढूंढ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, जिनके कम प्रतिशत है अपने स्नातक के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तो हम किसी भर्ती को निकाल नहीं सकते। मैं खुद मेरे खुद के बीए में 49% ही थे, 49% होने के बावजूद मैंने रेट को निकाली। आपकी मेहनत और आपकी सफलता उस पर डिपेंड करती है कि आप कितने उसके प्रति समर्पित है, आपके अंदर कितना जुनून है, आप कितने समर्पित है, आपकी रणनीति क्या है और आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। उस समय आपके अंदर आत्मविश्वास अगर है तो ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसको आप नहीं निकाल सकते, चाहे आप आपके अतीत में चाहे आप किसी में फेल भी हुए। हमने देखे कई उदाहरण जो 14-15 बार असफल हुए वो भी अब चयनित होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम उस परसेंटेज का रोना लेकर बैठ जाए कि हम तो एवरेज स्टूडेंट है, कंपटीशन में हम अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे। तो जरूर आप निकाल सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आपको मेहनत और आपका जुनून ही आपको सफलता दिला सकता है। तो हाल ही में बीएड वालों को भी लेवल 1 में एलिजिबल हुए हैं, तो क्या दोनों के साथ तैयारी कर सकते हैं या करनी चाहिए उनको, या किसी एक की तैयारी करनी चाहिए? ये मामला अभी भी कोर्ट के अधीन है। हालांकि अंतरिम रूप से जो फैसला आया उसमें ये कहा गया है कि लेवल 2 वाले, लेवल 1 के अंदर यानी कि बीएड वाले जो है वो L1 में भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी रोटी को छोड़कर दूसरी रोटी की तरफ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि पीछे से कोई आपकी रोटी भी ले जाएगा। तो इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो है वो आपका ही रहे, दूसरे का है वो मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है सारी। यदि आप में काबिलियत होगी तो 1 या 10 रोटियां मिल जाएगी, लेकिन आपका खुद का जो है उस पर आपको फोकस करना जरूरी है। अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है, किसी की कमांड अच्छी है, कोई अच्छे से पढ़ाई कर सकता है तो वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों निकाल सकता है। लेकिन अभी इस विचार में कि हम L1 में भी एलिजिबल है, ज़्यादा खुशी में अपन क्या करते हैं कि इधर वाला भी छोड़ देंगे, इधर वाला भी छोड़ देंगे और तीसरा ही मार जाएगा। तो एक बार तो अपने को अपना लक्ष्य जो है उसी की तरफ देखना, आसपास से भटकना नहीं है। यहाँ पर भटक रहे हैं कई युवा, तो इसमें भटकना नहीं है, आपको अपना लक्ष्य साफ रखते हुए तैयारी करनी है। शिक्षण विधियों के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षण विधियाँ रेट के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। शिक्षण विधियाँ आपके लैंग्वेज में भी आएगी, शिक्षण विधियाँ आपके मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे साइंस मैथ्स वाले तो मुख्य साइंस मैथ्स में भी आती है, सामाजिक वाले तो सामाजिक में भी आएगी। और शिक्षण विधियाँ काफ़ी जो है सारी मेल भी खाती है काफ़ी। तो शिक्षण विधियों के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटा दिन में अलग से निकालिए शिक्षण विधियाँ, एक बार उनका कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए और उदाहरण जरूर पढ़ें उनके साथ में। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में उदाहरण पढ़ लिए आपने। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ऑथेंटिक बुक ही पढ़ेंगे तो ही आपकी शिक्षण विद्या क्लियर होगी, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना वो गुटके मिलते हैं जब मार्केट में, गुटके छोटी छोटी जो किताबें आती हैं, कई बार गुटके पढ़ के भी सफलता मिल जाती है और ऐसे सवाल उन गुटकों में हो जाते हैं जो ऑथेंटिक बुक वाले भी नहीं दे पाते कई बार। तो शिक्षण विधि के लिए आप अलग अलग मैटर ले सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी के साथ में भी आती है, आपकी कोई गाइड लेते हैं तो उसके अंदर भी आती है। 1-1.5 घंटा डेली का दें उसमें, क्योंकि वो थोड़ी सी पढ़ने में कलिष्ठ होती है तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा। एक सवाल है, कई विद्यार्थी की तरफ से आ रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में तो आपने तरक्की करते हुए देखा आपको, लेकिन यूट्यूब पे आप पहली बार आ रहे हैं, तो अब आगे क्या सोचा है इसके बारे में? भाई अब जिस तरह का चल रहा है, कलयुग कह रहे हैं, और कलयुग में ऑनलाइन शिक्षा अभी काफ़ी बढ़ गई है और माहौल के साथ, धारा के साथ नहीं चलेंगे तो क्या है कि अपना जड़त्व भी ज़्यादा काम का नहीं है, तो धारा के साथ चलना भी जरूरी है। यूट्यूब पे आने का मेन रीज़न ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं और जो मुझे पहचानते हैं वो तो पूछ लेते हैं कि भाई सर इस तरीके से तैयारी करें या इस तरीके से करें या क्या बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन कई ऐसे भी युवा हैं जो किसी के संपर्क में नहीं है, जिसने पिछली बार जो भर्तियाँ निकाली है। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपन इसको उस व्यक्ति तक भी पहुंचा सकते हैं जो किसी के संपर्क में नहीं है और वो भी अपनी रणनीति बनाकर उस हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। तो यूट्यूब पर आना, हालांकि आपने भी प्रेरणा दी और वीडियो क्रिएटेड जो मुन्नालाल जी इन्होंने भी प्रेरणा दी और काफ़ी स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, वो कहते हैं कि सर आप वापस क्लासें कर ले रहे हैं। तो वापस क्लासें अब क्या है कि अब बिजी शेड्यूल हो गया और इतना लेना संभव हो नहीं पाता है
कि साहित्य का क्षेत्र भी थोड़ा देखना पड़ता है और बाकी दूसरी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, फिर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियाँ वो भी देखनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि अब यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम रह गया है जिसमें अपने समय के अनुसार अपन जब भी जो चीज़ चाहेंगे स्टूडेंट्स के पास में सीधी पहुंच सकती है। तो इस वजह से यूट्यूब पर आना मैंने मुनासिब समझा। तो कई बार होता है कि टाइम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कि एग्जाम पास में आ गए तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, एग्जाम दूर है तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? जब पढ़ाई करनी है, जैसे मेरे साथी अध्यापक है मुंडालाल जी कहते हैं और शिवराम जी भी कहते हैं कि दूर खानी तो थोड़े पर बैठ के ही खानी। तो पढ़ाई करनी है तो फिर पूरे समर्पण के साथ में की जाए। फिर पार्ट टाइमर सिलेक्शन नहीं दे पाते ज़्यादातर। और यदि आपके पास में समय है, एक बार कैसे भी करके जैसे जोड़ तोड़ के आप एक बार मानता हूँ मैं फाइनेंशियल दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जैसे भी करके आप एक बार बैठे जम के और जब धुनी तापेंगे, कहते हैं ना धुनी तापनी पड़ती है, तो जब धुनी तपेगी तो फिर आपको उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा। अब इसके लिए क्या है कि आपको कम से कम अगर भर्ती निकालनी है तो कम से कम आपको 10 घंटे का समय तो देना ही पड़ेगा। 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। हालांकि मैंने 18 से 19 घंटे, 1.25 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई की थी रीट के समय जब तैयारी कर रहा था, 18 से 19 घंटे। लेकिन इतना पागलपन आपको नहीं दिखाने की जरूरत है। अगर कोई पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 10 घंटे कम से कम पढ़ा जाए तब जाकर आप जो है अच्छे से उसे कवर कर पाएंगे। यानी मिनिमम एवरेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, 12-13 घंटे पढ़ना ही है। 12-13 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। 12-13 घंटे अगर कोई निकालता है, क्योंकि 12-13 घंटे में से 3-4 घंटे तो हमारा ये जो मन का घोड़ा है ये कभी किसान आंदोलन में चला जाएगा, कभी कश्मीर की वादियों में चला जाएगा, कभी किसी मिर्जापुर फिल्म देखने चला जाएगा, वेब सीरीज देखने चला जाएगा। तो मन का घोड़ा 3-4 घंटे तो इधर उधर भागता है, इसको काबू में रखना पड़ेगा पहले। तो 3-4 घंटे तो आप काबू में रखोगे तो भी जाएगा वो। पीछे बचे हमारे पास में 6-7 घंटे, वो 6-7 घंटे ही पढ़ाई होती है। अगर 12 घंटे की सीटिंग करते तो 4 घंटे तो आप मान के चलिए कि नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा सीटिंग करनी जरूरी है। अंत में आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी न किसी रणनीति से की होगी, समय सारणी बनाकर की होगी, लेकिन काफ़ी क्यूरीज जो आ रही थी उसके लिए मुझे आज वीडियो डालना पड़ा। तो आप तैयारी करते रहें। ऑनलाइन के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आपके लिए घातक ही सिद्ध होता है। आजकल यूट्यूब पर और बाकी भी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी जो है वीडियोस मिलते हैं अच्छे, जिनको आप समय निकाल कर देख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको एक चेंज मिलेगा, आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। ट्रिक्स के माध्यम से पढ़े, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। टॉपिक को अच्छे बड़े से टॉपिक को अच्छा बना देता है, एकदम ईजी बना देता है, उसके माध्यम से पढ़े। लेकिन मोबाइल पर अनावश्यक चीज़ों से बचे, जो आपका समय वेस्ट करते हैं उनसे बचे। यदि कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है तो उससे भी बचें, और कहीं कोई दूसरी बातें चल रही हैं उससे बचें। अनावश्यक समारोह में जाने से बचें। समय को थोड़ा सा बचाइए। तो समय को अगर समय रहते आपने इस्तेमाल कर दिया तो बढ़िया है, तो फिर समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए आप तय कर लीजिए कि अभी समय का क्या करना है। इसलिए ये बेहतर है कि अभी जग गए तो, और जब सवेरा है, अभी भी जग गए तो 4 महीने हैं लगभग, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद। आप सबने पूरे वीडियो को बड़े धैर्य से देखा, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस रणनीति में जो मैंने बताई ये मेरे खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई है, ये मेरे खुद के ऊपर अपनाई हुई है। हालांकि इसमें कई लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने अपने विचार बताए और काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते थे, इसलिए मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। हालांकि मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, या किसी की प्रचार करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाया गया था। कुछ चीज़ें जो आती है तो मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा है खुद, इसलिए मैंने वो बताया कि मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि लोग चाहते थे कि मैंने क्या पढ़ा वो मैं बताऊँ, तो मैंने ये पढ़ा था। तो इससे संबंधित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने कहा था कि मैं वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताऊंगा, नमूना बताऊंगा कि आगे वाले चैनल पर, अपने इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस ट्रिक से संबंधित कैसे होंगे। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर 6 बंदरगाह है। 6 बंदरगाह, तो वो कई बार क्या होता है कि इतने सारे नगर है हड़प्पा सभ्यता में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नगर कौन सा इसमें आता है, कौन सा नहीं आता। 4 ऑप्शन मैंने बताया, सामने आते ही सारे सही लगने लगते हैं।
तो उसकी ट्रिक ऐसे याद करनी है कि लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया। अब लगता कैसा है, हंसना आता है, ट्रिक में हंसना आता है, और ट्रिक होनी भी ऐसी चाहिए कि याद हो जाए हमें जल्दी से। तो लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया, लो से लोथन, रंग से रंगपुर, प्रभा बाला, प्रभा से प्रभास पाटन, बाला से बालाकोट, सुसु आया यानी कि सुतका कैंटर और सुतका को, ये हो गया आपके 6 नंबर का। इतनी एक लाइन में आपको याद हो गए, लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया, और कितनी आसानी से याद हो गया और बिना किसी कंफ्यूजन के, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही अब जैसे गांधी जी के 5वें पुत्र तो सभी को पता है, लेकिन गांधी जी के 4 पुत्र और थे, जैसे हम याद कई पढ़े भी हो तो याद नहीं आ पाते। तो मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र थे। कैसे? रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र थे। कैसे? कि रामलाल, रामदेव से रामलाल, देवीलाल, रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र थे। तो रा से रामलाल, म से मणिलाल, देव से देवीलाल और ही से हीरालाल, 4 पुत्र थे। और 5वां पुत्र सभी को पता है, अगर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो आगे आने वाले इस चैनल पर आगे किस तरह के वीडियो या इससे संबंधित और कोई आपके सवाल है या कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।